नमस्कार साथियों। जब मात्र 11 वर्ष की आयु में फूलन देवी का विवाह उनसे लगभग 25 से 30 वर्ष बड़े एक व्यक्ति के साथ कर दिया गया था, तो मानो उनके जीवन में कष्टों, संघर्षों और प्रताड़नाओं की शुरुआत तभी से हो गई थी। फूलन देवी का जन्म 11 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था और मानो गरीबी का उनके जीवन से चोली दामन का ही साथ था और उनके बचपन की शुरुआत ही गरीबी से हुई थी। और जब वर्ष 1989 में फूलन देवी का डकैत गैंग ने उनके घर से अपहरण कर लिया, उसके बाद जो कष्ट, जो प्रताड़नाएं और जो संघर्ष उनको सहना पड़ा, जो घिनौनी हरकतें उनके साथ हुई और उनके साथ बार बार उसी गैंग के सदस्यों ने जो है बार बार उनके साथ रेप किया, तो इस पूरी घटना ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। और इसी घटना से उन्होंने एक प्रण खा लिया था कि वो उनके साथ जिन लोगों ने उनके साथ जो है ये प्रताड़ना दी है, जो बदसलूकी उनके साथ हुई है, वो एक दिन इसका बदला जरूर लेंगे। इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ, तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा, हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा? क्यों मर जाएं हम? किस लिए मर? भारत के लोगों के नजरों में उस समय आई जब उन्होंने कानपुर के नजदीक बहमई गांव में 20 राजपूत लोगों को लाइन से लगाकर जो है उनको गोलियों से भून दिया। ये वो तो लोग नहीं थे जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की थी, लेकिन उन्हीं के सगे संबंधी और परिवार के लोग थे। और इस घटना के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के कान खड़े हो गए और फूलन देवी के ऊपर इनाम की घोषणा हो गई और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस जो है पूरी तरीके से फूलन देवी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा एक्टिव हो गया और पूरा तंत्र जो है ये एकदम से शुरुआत हो गई। उसी घटना में भुगनीपुर कलेक्ट्रेट में चपरासी के पद पर रहे जंतर सिंह ने उस घटना के बारे में बताया था। वो इस घटना के चश्मदीद थे जब उन्होंने 22 लोगों को जो है वो लाइन में लगाकर जो है गोलियों से भून दिया था। तो जंतर सिंह ने उस घटना के बारे में क्या बताया था? इन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और लूटपाट भी शुरू की। जो मिलते गए उनको पकड़ के एक जगह पर बैठालते गए एक कुएं पर। तो इसके बाद जो है सबको इकट्ठा करके और बोले कि आप लोग जो है ये बताइए कि लालाराम गैंग को कौन खाना देता है। कोई नहीं बताया। बोले आप लोगों को कोई पता होगा साहब? बोले हम तो पता कर ही लेंगे और हम आते हैं तो पुलिस से मुखबिरी करते हैं आप लोग। तो उन्होंने बोले सब लोग बैठ जाओ। फिर बोले सब लोग खड़े हो जाओ। फिर बोले बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। ऐसे दो बार कहा और इसके बाद जो है एकदम से इन्होंने फटाफट फाइट शुरू कर दिया सबके ऊपर। 7-8 फीट दूरी चला रहे ज्यादा से ज्यादा। गोली जमीन में दब जाती तो नीचे धूल, इतनी बंदूकों का धुआं, खून के फुब्बारे, उसमें इनको देख नहीं रहा था कि कितने जिंदा कितने मरे हैं। तो ये 1-2 मिनट के लिए रुके। 3 लोग उसमें खड़े थे वहां पे। जब हमने देखा कि ये लोग चले गए जयकारे करते हुए, नारे लगाते हुए, हम कहे सब चले गए। मैंने आंख खोल दी तो आंख खोलने पे हमारी आंख उसकी आंख मिल गई थी। मान सिंह खड़ा था, फोसा खड़ा था, एक और खड़ा, 3 उनसे आंख मिल गई। बोल देख वो लड़का भी जिंदा है। तो बोले साले अभी बताते, हमने साले धोखा किया तुमने। आके जो है सीने पे रख के फायर कर दिया 315 बोर की बंदूक। एक बार इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पत्रकार मयूरा जगवालकर उस बहमई गांव में पहुंची जिस परिवार के लोगों को फूलन देवी ने गोलियों से भून दिया था। तो उसी परिवार के लोगों के साथ उन्होंने बात की। जगरानी देवी करके एक महिला है जिनके पति इसमें मारे गए थे। वो आज शायद 65 के करीब उनकी उम्र है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फूलन को आते हुए देखा था। वो जय माँ काली कह रही थी और उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था अपने कंधे पे और जो घरों में जो बर्तन और अनाज जो भी था सारा लूट रहे थे और वो ऐसे कपड़े की बोरी में भर रहे थे उसको। और जब ये हादसा हुआ उसके 8 दिन बाद गांव में किसी के घर पे खाना नहीं बना। जो आसपास के गांव थे वहां से लोग खाना लाकर दे रहे थे बच्चों के लिए। और इसमें एक और राजा राम सिंह थे
जो बच गए थे क्योंकि वो अपने घर के छत पे छुपे हुए थे। कोई उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन जहाँ बावड़ी के पास लोगों को मारा गया वो उन्हें वहाँ का नज़ारा दिख रहा था। और आज वहाँ पे स्मारक बना है जिसमें सारे 20 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें वो स्मारक जो है उस पे लिखा गया है कि ये निहत्थे निर्दोष कर्मवीर ग्रामजनों का डाकुओं द्वारा नरसंहार स्थल है। एक बार फूलन देवी को घिलोली नामक गांव में घेर लिया था और उस समय झांसी रेंज के डीआईजी रहे एसके दत्ता उस समय एक चश्मदीद थे और उन्होंने ही इस ऑपरेशन को लीड किया था। तो उन्होंने उस ऑपरेशन के बारे में क्या बताया था? खबर आया कि फूलन आ गई, तो वहाँ हमारे ध्रुवलाल पहुँच गए, फिर एसपी पहुँच गए। भयंकर एनकाउंटर हुआ दिन में कई उन्होंने मर गया, पर फूलन का नहीं मिला। जब नहीं मिला तो ध्रुवलाल वॉज वेरी श्योर दैट फूलन वॉज देयर। उसका नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस वॉज सो स्ट्रांग। तो फिर हम लोग जब पहुंच गए और वहाँ से पहुंच गया आगरा से वो हमारे वीपी सिंघल, वो थे एडिशनल आईजी एंटी डेकॉइटी ऑपरेशंस। कानपुर से डीआईजी आ गया, हम भी झांसी से पहुंच गए, एसपी सब आ गए। तो तब तक शाम हो गया। तो ये तय हुआ कि रात भर घेरे रखो। रात भर घेरे रखा, सब जीप लाइट ऑन कर दिया ताकि दिख जाए, और गांव वालों को बताया कि एक एक करके आप इधर आ जाइए, तो ताकि गांव खाली हो जाए। पर सब आ गए, सबको चेकिंग किया ताकि फूलन ना निकल जाए। एक बुढ़ी औरत रह गए अंदर और खारी खारी ये चिल्ला रही थी, हाय अल्लाह। हम लोग समझ नहीं आई ये क्यों नहीं आई, और सबने कहा राजी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे सुबह जब गए तो फूलन का कोई निशाना नहीं मिला, तो वी कॉल्ड ऑफ द ऑपरेशन। बाद में मालूम पड़ा कि फूलन वॉज वेरी मच देयर, वो वहीं थी एक डिच के नीचे, और जिसके ऊपर भूसा रखा हुआ था। और मजेदार बात है, विक्रम सिंह जो भूसा में बैठे हुए थे जो कि बाद में डीजी यूपी बन गए थे। तो हाय अल्लाह जो है ये कोड था, ये टू अलर्ट फूलन देवी एंड मान सिंह, उनका जो कंपेनियन था, कि मत निकल आओ, अभी भी पुलिस है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह भी उस समय उस घटना के चश्मदीद थे और वो उस समय हमीरपुर के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी थी और क्या बताया था कि उस ऑपरेशन में फूलन देवी के साथ उनका आमना सामना कैसे हुआ था। कांड के बाद घेराबंदी बनी, ये लोग सब वही कैंप करते थे। वो आज का जमाना नहीं था कि आज आप पाला छू के वापस। जब तक आप गिरोह को नेस्तनाबूद न कर दे, आप वही कैंप करते थे। पेड़ के नीचे रहिए, स्लीपिंग बैग लीजिए, कुएं से और तालाब से पानी पीजिए, लेकिन रहिए वहीं जब तक कि मुठभेड़ होकर के आप इस पार या उस पार न कर लें। बहरहाल मुखबिरी अच्छी थी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे, वायरलेस स्टेशन स्थापित किए गए, मुठभेड़ शुरू हुई। रामायण सिंह हमारे, उनको गोली लगी, एसओ कोतवाली जालौन थे। लेकिन मुझे कहने में कोई संदेह नहीं कि फूलन देवी ने बहुत जल्दी बहुत कुछ फील्ड क्राफ्ट सीख लिया था। बावजूद इस अच्छी मुठभेड़ के, पूरी घेराबंदी के, फूलन देवी भागने में सफल हुई। लेकिन उसमें ये कामयाबी जरूर मिली कि फूलन देवी समझ गए कि ये आखिरी मुठभेड़ है, अगली मुठभेड़ में वो बचेंगी नहीं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि बीपी सिंघल मरहूम, वो खुद लाउड हेडर लेके बैठते थे और खुद कमान करते थे। तो वो खुद कहते थे, इधर से विक्रम सिंह तुम आगे बढ़ो, वाजपेयी तुम इधर से, सारा फोर्स घेराबंदी करे। आरआई हमीरपुर की जिम्मेदारी है श्रीवास्तव, तुम पूरी और सब्जी लेके, क्योंकि मुठभेड़ चलेगी 10 घंटे, फोर्स भूखा नहीं रहेगा। फूलन के भी बड़े अच्छे मुखबिर थे। उसको मालूम पड़ गया पुलिस मूवमेंट से, ये कच्चा पना हो गया था कि एक दो एसओज ने शायद लाइट जला करके गांव में गए, वो की बड़ा अननेचुरल था उस दौर में कि पुलिस की गाड़ियां लाइट जला करके आगे जाए। लाइट जला के वो समझ गए कि कोई किसी की घेराबंदी हो रही। वो एक रास्ते से खेत पकड़ करते हुए बीहड़ पार करके बीहड़ में पहुंच गए। इस मुठभेड़ में फूलन देवी बचकर निकल गई थी और उस समय के डीआईजी रहे एसके दत्ता ने इस बात को माना था कि पुलिस का जो एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन थी उसमें जो है वो लीक हो गई थी, और फूलन देवी के मुखबरी जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फूलन देवी को इस बात का पहले से ही पता चल गया था कि उस दिन जो है पुलिस इस तरीके की मुठभेड़ उनके साथ करने वाली है। लेकिन उस समय विक्रम सिंह ने इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया था कि फूलन देवी को ये एहसास जरूर हो गया था कि वो उनके जीवन की अब एक आखिरी मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद अगर कोई मुठभेड़ हुई तो वो उसमें बच नहीं पाएंगी। लेकिन उसके बाद जब ये मुठभेड़ में फूलन देवी बच गई, उसके बाद फूलन देवी को
पकड़ने और उनको आत्मसमर्पण कराने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने ली। और उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अर्जुन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अर्जुन सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन की या फूलन देवी को पकड़ने या उनको आत्मसमर्पण कराने की जिम्मेदारी दी थी भिंड के उस समय एसपी हुआ करते थे राजेंद्र चतुर्वेदी। बड़े ही होनहार और तेज अफसर हुआ करते थे। उनको अर्जुन सिंह ने इस बात की जिम्मेदारी दी कि वो फूलन देवी को किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण करवाएं और किसी भी कीमत पर फूलन देवी के हथियार डलवाएं। तो राजेंद्र चतुर्वेदी जो कि एक बहुत ही बहादुर अफसर थे, उन्होंने इस ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया और बाकायदा राजेंद्र चतुर्वेदी ने लगभग जो है 6 से 7 घंटे मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने सफर किया। और उसके बाद पैदल सफर करने के बाद जब वो फूलन देवी के पास बीहड़ों में पहुंचे तो लगभग उन्होंने 12 घंटे फूलन देवी के साथ बिताए। और उस 12 घंटे में उन्होंने फूलन देवी के बारे में क्या बताया कि हम कैसे जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं। ऐसे आप एक काम कीजिए, मैं जब वापस चला जाऊंगा तो साथ में किसी को भेज दीजिएगा, हम उसको मुख्यमंत्री से ही खुद मिलाएंगे। तो बोला ठीक है जी, फिर इनको ले जाइए, ये हमारे बहुत ट्रस्टेड आदमी हैं। दिन भर बात करते रहे, राइट फ्रॉम मॉर्निंग करीबन 6-7 बजे से लेके दोपहर खाना वाना उसने बनाया, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटी तो हम चले वहां से करीबन शाम को और करीबन 2 बजे रात को हम पहुंचे भिंड। ये भी मेरे साथ में था। 4:30 बजे सुबह हमने सीएम को फोन किया, केवल इतना ही बोला। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ खबर देंगे। हमने बोला सर 2 डाउन डन। 2 डाउन कोड वर्ड थी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो ऐसे सर मैं आई एम थिंकिंग ऑफ कैचिंग द मॉर्निंग फ्लाइट ग्वालियर से। फ्लाइट चलती है वहाँ 6 बजे। फ्लाइट में इंडियन एयरलाइंस के मैनेजर को भी बोला कि हम लोग बैठेंगे अकेले बिल्कुल। तो बिजनेस क्लास में बैठा दिया और फिर दिल्ली पहुंचे। तो फिर टैक्सी में बैठ करके हम मध्य प्रदेश भवन पहुंचे। तो वहाँ जब पहुंचे तो मुंह हाथ धो करके विदाउट शेविंग वेविंग कुछ नहीं। इन बिटवीन हम ये बात बताना भूल गए कि उसकी फोटो हमने ले ली थी इंस्टामैटिक कैमरा से और निकॉन कैमरा से, गैंग की, उसकी, और उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर दी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक अंगूठी दी थी जिसमें एक पत्थर हकीक था। तो बोला ये माँ को जरूर पहुंचा देना। ऐसे बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ पहुंचा और जैसा मेरा अनाउंसमेंट हुआ, बोला आइए चतुर्वेदी जी। तो ही वॉज हैविंग ऑरेंज जूस इन अ सिल्वर ग्लास। तो हमने उनको इंस्टामैटिक कैमरा की फोटो दिखाई और वो आदमी को हमने बोला इनकी रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ आए हैं, मेरे कमरे में हैं, बुलाइए बुलाइए ना। तो ही ऑल्सो केम एंड ही टच्ड द सीएम्स फीट। सीएम के सामने बोला तो तुमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मिल लिए? बोलो हाँ हाँ। तो राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी के एक विश्वसनीय और एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने साथ में लिया था और उसकी मुलाकात जो है उन्होंने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से कराई थी। उसके बाद फूलन देवी को ये एहसास हो गया था कि वो सरकार के नुमाइंदे हैं और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ही उनको भेजा है। और राजेंद्र चतुर्वेदी ही वो अफसर थे जिन्होंने 12 फरवरी 1983 को फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। और फूलन देवी ने 12 फरवरी 1983 को मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने ग्वालियर में आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी बंदूक को जो है वो उनके पैरों में रख दिया था। इसके बाद फूलन देवी को लगभग जो है वो कुछ सालों की सजा ग्वालियर में हुई और उन्होंने कुछ साल जो है ग्वालियर की जेलों में काटे। उसके बाद उनको तिहाड़ में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद वो तिहाड़ में चली गई थी। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार वर्ष 1994 में आई तो मुलायम सिंह ने उनके ऊपर जितने भी अपराध और केस पंजीकृत थे उसको पूरी तरीके से हटा लिया था और उनको निर्दोष साबित कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1996 में और 99 में वो 2 बार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो है वो लोकसभा की सांसद चुनी गई और उसके बाद जो है उन्होंने संसद में प्रवेश किया और अपनी जो उनके साथ आप बीती थी उसको उन्होंने संसद में बताया और पूरी तरीके से लोगों को उन्होंने विश्वास में लेने की कोशिश की और एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की। इसके बाद जब वो एक सांसद के रूप में अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जी रही थी और लोगों की वो लगभग सेवा भी कर रही थी तो उसके बाद 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने उनके आवास के सामने ही उनको गोलियों से भून दिया था और उनका जीवन, उनका सफर जो है बस 25 जुलाई 2001 को ही खत्म हो गया था। और ये दस्यु सुंदरी
जो एक समय भीड़ों के ऊपर राज किया करती थी और लोग फूलन देवी के नाम से ही कांपा करते थे, ये एक इतिहास का अध्याय जो है वो उस दिन समाप्त हो गया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।